सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं और सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। संगीता जी, बहुत सारी क्या कहना चाहिए ना, नाव आ चुकी है। तो चलो कहीं चलते हैं। जी बिल्कुल चलेंगे, और साथ ही साथ अपने श्रोताओं को भी ले चलेंगे, अपनी सखियों को भी ले चलेंगे। अरे तो ले चलना पड़ेगा ना, क्योंकि श्रोताओं ने ही तो भेजी है। ढेर सारी कागज की नाव हमारे फेसबुक पर आ चुकी है और साथ में बड़े प्यारे प्यारे हाथ भी आए हैं। तो जाहिर है कि कुछ विषय आज ऐसा ही है, शायद इसीलिए लोगों ने भेजा है, शायद क्या है ही, है ना। तो आज हम लेकर आए हैं कागज की नाव और हमारे श्रोताओं ने भेज दी है हमारे पास, और हम थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे, और वहीं हम नेल आर्ट क्या है, क्या क्या इसमें विविधता है, वो बात करेंगे जी। और कुछ व्यंजन के बारे में भी बताएंगे। हाँ, और शुक्रवार है ना जी। हमारी सखियां भी लिख भेजेंगी और साथ ही साथ बात करेंगे जी सखी विशेष में वैज्ञानिक अर्चना करेंगे। क्या बता देते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम बाद में करेंगे, गीत भी प्यारे प्यारे सुनवाएंगे। और सखी विशेष में वैज्ञानिक अर्चना वनस्पति शास्त्री, और इनका जन्म 16 फरवरी 1932 को पुणे में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा आपकी राजस्थान से हुई और बीकानेर से मतलब बैचलर्स किया इन्होंने, यानी बीएससी, और फिर एमएससी भी किया। उन्होंने 1955 में शोध किया, यानी पीएचडी की। 1960 में डीएससी विशेषतया साइटोजेनेटिक्स में किया जी। वैज्ञानिक अर्चना शर्मा एक वनस्पति शास्त्री होने के साथ साथ अपने आरंभिक अनुसंधानों में नई तकनीक द्वारा गुणसूत्र की संरचना के लिए भी जानी गईं। फूलों के पौधों पर क्रोमोसोमल अध्ययन पर उनके शोध और निष्कर्षों ने उनके वर्गीकरण पर धारणाओं के एक नए सेट को जन्म दिया, यानी कि एक नई अवधारणा आपने हम लोगों के सामने रखी। और जाहिर है कि बहुत सारे शोध उन्होंने किए, बहुत सारे पत्र लिखे। उनकी पुस्तक क्रोमोसोम तकनीक, सिद्धांत और अभ्यास की बहुत चर्चा रही, काफ़ी प्रचलित रही, लोकप्रिय हुई। वानस्पतिक रूप से प्रजनन करने वाले पौधे, कोशिका विभाजन यानी सेल डिविजन्स, और पौधों के ऊतक यानी टिश्यूज, और फूल वाले पौधों की साइटोटेक्सोनॉमी, और जल में आर्सेनिक रसायन का असर, इन सभी क्षेत्रों में बहुत गहन अध्ययन उन्होंने किया जी। और 1967 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में फैकल्टी के रूप में कार्य करना शुरू किया, और 1981 में वनस्पति शास्त्र विभाग में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनी, और लगभग 70 से ज़्यादा पीएचडी के जो छात्र थे उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने मानव अनुवांशिकी यानी अनुवांशिकी बहुरूपता पर भी शोध किया। क्या बात है, मतलब 70 लोगों ने आपके निर्देशन में शोध कार्य किया। अर्चना शर्मा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ओवरसीज साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी, इन सब संस्थानों, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, इन सब की आप सदस्य रहीं। और इनके अलावा नीति बनाने वाली संस्थाओं, साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, यूनेस्को के पैनल और ह्यूमन रिसोर्स भारत सरकार, इन सभी में वो बहुत सक्रिय रही। यानी कि इतनी सारी जगहों पर काम करती थी, कितनी एक्टिव रही। हाँ जी। और अपने शोध कार्य के दरमियान उन्होंने 10 किताबें और 30 से 40 शोध पत्र भी लिखे। देखो जरा, हाँ, मतलब इतने सब के बाद भी उनका लेखन कार्य भी चलता रहा जी। और उनकी किताब क्रोमोसोम टेक्निक, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1965 में आई थी जी। प्रोफेसर शर्मा एडिशनल बोर्ड्स ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी से भी जुड़ी रही। बहुत सारे साइंटिफिक वॉल्यूम्स को मतलब एडिट भी करती रही, यानी संपादन का भी कार्य करती रही। संपादन का कार्य वाकई मतलब बहुत मुश्किल होता है। खुद की एक पुस्तक लिखना और कुछ लिखी हुई को संपादित करना और मुश्किल काम है। वो भी किया आपने। बहुत सारे साइंटिफिक वॉल्यूम को जैसे बताया कि एडिट करती रही। उसके साथ साथ सीआरसी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, डीपीएच और क्लोवर एकेडमिक्स नीदरलैंड, और गॉर्डन एंड ब्रीच यूके से जुड़ी रही। मशहूर वैज्ञानिक अरुण कुमार शर्मा से आपका विवाह हुआ था, ये हम जानकारी दे दें आपको।
और जी जी, तो मतलब उनका साथ भी ऐसा रहा, उनके जो पति हैं उनका साथ भी रहा, तो उनके साथ तो बड़ा कहते हैं कि अगर तालमेल बड़ा बढ़िया हो तो मेरा ख्याल है कि शायद इसी वजह से इनको इतना सारा मौका मिल गया। नहीं और भाई, ऐसे गलत अर्चना शर्मा जी का जो है ना श्रेय उनके कार्य का उन्हीं को मिलना चाहिए। हाँ। क्योंकि कितना भी आपके पास हम लोग भी सब परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, लेकिन कहाँ कुछ कर पाते हैं। हाँ। और हो सकता है कुछ लोग बहुत इससे भी ज्यादा सुविधा संपन्न हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, लेकिन फिर भी एक जो लिखने पढ़ने इन सब चीज का है माहौल बहुत मायने रखता है, लेकिन फिर भी एक अपनी प्रतिभा जो है वो तो अलग है ही, वो तो अर्चना जी की। हाँ। और इसीलिए उन्हें सर JC बोस सम्मान मिला 1972 में, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1975 में मिला, और भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया आपको 1984 में जी। और बीरबल साहनी पदक 1984 में, मतलब इसी साल इन्हें दिया गया, और JP चैटर्जी पुरस्कार भी 1995 में, और SJ सिन्हा पुरस्कार 1995 में, यानी 2 पुरस्कार इस वर्ष इन्हें दिए गए 1995 में। और 14 जनवरी 2008 को आप इस दुनिया से कूच कर गई। और जाहिर है कि जैसे तुमने कहा था, ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि अरुण कुमार शर्मा जी से विवाह होने की वजह से एक पूरा माहौल मिला और दोनों पहिए एक साथ आगे बढ़े, लेकिन फिर भी अर्चना जी की जो प्रतिभा है उनको हम मतलब सुनकर बहुत आश्चर्य लग रहा है ना कि इतने ढेर सारे शोध, इतने लोगों को PhD करवाना अपने अंडर में, और इतने ज्यादा बड़े बड़े संस्थानों में आपका सदस्य होना और सक्रिय रूप से सदस्य होना। एक होता है कि आप बिल्कुल निष्क्रिय तरीके से सिर्फ नाम के लिए हो गई या मानद के तौर पर, ऐसा कुछ नहीं था। आपने बहुत काम किया और उसका नतीजा ऐसे ऐसे लोगों का होता है कि हमें आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी चीजें जी शोध की हुई मिल जाती हैं, तो उनको पढ़ाई में और अच्छा माहौल मिल जाता है, और कहना चाहिए कि मार्गदर्शन अच्छा मिल जाता है। जी, छात्र भी कितने खुशनसीब होते हैं अगर इस तरह के प्रोफेसर्स वगैरह मिल जाएं, तो कितना उन्हें भी मजा आता है कि भाई इनके सानिध्य में हमने इतना कुछ पढ़ा, इतना कुछ सीखा। बिल्कुल, क्या बात है। सलामत रहो, ये दुआ है हमारी। जी बिल्कुल, यही था ना। हाँ बिल्कुल दुआ है, सभी के लिए दुआ है, सभी सलामत रहें, सभी के लिए दुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सलामत रहेंगी वो हमारे लिए दुआ बन जाएगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, आसपास पौधों की, पेड़ों की, और सबसे महत्वपूर्ण है नदियों की, है ना। इनका सलामत रहना हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए, इंसान के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। केवल इंसान क्यों, पशु पक्षी सभी के लिए बहुत जरूरी है। ये सलामत रहेंगे तो हम भी सलामत रहेंगे। बिल्कुल। और विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 से हुई और ये सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है प्रतिवर्ष जी। तो जाहिर है कि परसों आएगा, यानी कि इस बार 26 सितंबर को मनाया जाएगा। लेकिन आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इनका सलामत रहना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम इनको भी, इनके महत्व को तो सब जानते हैं, क्योंकि नदी के साथ ही हमारे कह सकते हैं कि मानव का जो इतिहास है, संस्कृति है, इसी के किनारे किनारे बसती है और वहीं फलती फूलती भी है और उसी के हिसाब से चलती भी है। जी जी हाँ, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो भी नदी के किनारे ही आई हैं। बिल्कुल, वहीं सभ्यता, हमारा जन्म ही नदी के किनारे हुआ है। सच बात है कि पहले तो ये सब नल आदि नहीं थे, तो जहाँ पानी वहीं जीवन है। क्योंकि उससे खेती भी हो जानी है, उससे व्यापार भी हो जाना है। पहले तो पीने के लिए चाहिए पानी, पीने के लिए भी चाहिए, मवेशियों के लिए भी हो जाता है, कल कारखानों के लिए भी हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत सारी नदियां हैं जो 12 मासा रहती हैं। बाढ़ की घटनाएं जो हैं इनकी मतलब होती तो है, लेकिन ये और उपजाऊ करके चली जाती हैं। तो महत्व तो बहुत सारा है। सूखे से लड़ने में इनसे मदद मिलती है। जी जी, है ना जी। और साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन है रेणु जी, वो भी एक नदी की वजह से ही हो जाता है। कि अगर नदियां अगर शुद्ध नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, तो उससे काफी जलवायु पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए कई बार देखा गया है कि जहाँ नदियां नहीं हैं, नदियों का जहाँ बाहुल्य है, वहां देखा जाता है कि बड़ी सुंदर सी वसुंधरा होती है, हर तरह की खेती होती है, फसल होते हैं, लहलहाते रहते हैं। जहाँ क्यों कहें, हम भारतवर्ष में रहते हैं और बहुत इस मामले में बड़े हमने धनी है कि हमारे पास नदियां हैं, पठार है, पहाड़ हैं, सब कुछ है। मतलब जितना तो समंदर है उतना ही पहाड़ है, उतनी ही मतलब हरियाली है, बर्फ है, सब कुछ है। प्रचुर मात्रा में प्रकृति ने भर भर के हमें दिया है। मौसम भी सुंदर मौसम इसीलिए तो सुंदर है क्योंकि सब चीजें हैं प्रकृति ने दे रखी हैं। नदियां भी बहुत ज्यादा हैं, हर प्रदेश में अलग अलग नदियां हैं। तो इन सब का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ये दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि ये जो है, आप सब जानते हैं कि
किस तरह से उपजाऊ करके चली जाती हैं। अगर बाढ़ भी आती है तो उसके बाद जो पूरा बेल्ट है जो वो पूरा स्थान जो है वो किस तरह से उपजाऊ हो जाता है, इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है ना। जी जी। और मिट्टी का जो कटाव होता है वो नदियों के ही वजह से होता है, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जाता है कि मिट्टी के कटाव से जब बाढ़ वगैरह आती है तो यही पानी जो है वो फैलता है। और अगर रेणु जी इस पानी में गंदगी हो या किसी तरह की कोई मतलब नहीं गंदगी हो, प्रदूषित हो, बस यही सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि कल कारखानों का पानी जाता है इसमें, और शहर का भी कचरा बहुत जगह जाता है, तो फिर वही फैल जाता है। तो इस वजह से नदियों को साफ सुथरा रखना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और नदियों पर जो नाव चलती है, क्योंकि सच बात है बड़े बड़े जहाज समंदर में चलते हैं, लेकिन नदियों में जो नावें चलती हैं उसका बड़ा मजा है, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो बिल्कुल पानी हमारे बाजू में होता है, बगल में होता है ना, बस हाथ डाल के आप नदी के पानी को छू सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। और कई बार तो पानी से खेलते भी हैं, बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन ये कई बार खतरनाक भी होता है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। और जल की गुणवत्ता कहते हैं कि जितना अच्छा पानी रहेगा, जितनी अच्छी उसकी गुणवत्ता रहेगी, मजा उतना ही दुगना हो जाता है फिर। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ जो इसकी मतलब जो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि कागज की नाव अपनी जो हम लोग चलाया करते थे, तो वो भी ऐसा ही होता था रेणु जी कि जब हम देखते थे कि भाई बारिश हो रही है, बड़ी सुंदर जगह, तो जहां पर साफ साफ सा पानी दिखता था, बस वहीं पर तैराया करते थे। ये नहीं कि जहां कुछ थोड़ा सा अगर ठीक ना लगा तो फिर उस क्षेत्र में उस तरफ जाया ही नहीं जाता था, क्योंकि ये बचपन का खेल है। लेकिन केवल जाते नहीं थे हम, बल्कि तुमने ठीक कहा कि ये कितना कुछ सिखा जाता है कि हम पहले से ही गंदगी से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर गंदगी कर क्यों रहे हैं, है ना, ये भी हमें सोचना होगा। और वैसे देखा जाए तो संगीता, संसार जो है बहती हुई नदी है और जिंदगी कागज की नाव है। कागज की नाव अगर पार हो जाए तो खुशी का एहसास हुआ करता है, बिना पतवार की। हाँ, बिना पतवार के, बिल्कुल सही बात है। पतवार तो हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सब पतवार ही है हमारी जिंदगी की। और अगर कहीं थोड़ा डगमगा गया तो जाहिर है कि हमें दुखों का भी एहसास होता है ना? जी, लेकिन फिर भी आगे चलना है, यही सिखाती है हाँ, जो नाव है। और कई बार बचपन का खेल बहुत कुछ सिखा जाता है, उसमें से एक ये भी है। तो बारिश का इंतजार तो बहुत रहता है, और आजकल भी बारिश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इस वक्त भी नाव चला रहे होंगे या इंतजार करते होंगे कि भाई कब बारिश हो जाए तो कब लेके दौड़ पड़े फिर कागज की नाव। जी हाँ, जिसकी पतवार कोई थामने वाली नहीं है, फिर भी आगे चलती ही जाती है। ये कागज की नाव जो होती है ना, डूबने का खौफ भी नहीं रहता है, क्योंकि नहीं बना लेंगे, पता है डूब जाएगी, फिर भी हिम्मत नहीं हारने का हौसला देती है ये कागज की नाव। जी, और फिर देखते ही बनता है कि लहरों की जो थपेड़ होती है वो किस तरह से सह जाती है, पत्थरों से टकराती है, कई बार मझधार में भी आ जाती है। तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हिचकोले खा रही है और अब तो जो है वो पानी के अंदर ही चली जाएगी। तो ये नाव नहीं हिचकोले खाती है, बल्कि हम लोगों का मन जो है, मन है बड़ा घबराता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डूब जाए। जी हाँ, यानी कि हौसले से ही नाव आगे चलती रहती है। और नाव को तो वैसे पता भी नहीं होता है कि हमारा दिल कितना घबरा रहा है, लेकिन कुछ इसी तरह से हम कभी मौका मिलता है या कभी साथी हमारे ऐसे होते हैं कि हम संभल जाते हैं। जी, बचपन तो हमेशा हर गम से बेगाना होता है ना? इसलिए एक देखिए हमारे श्रोता ने लिखा है कि बचपन की नाव सपनों की नाव, जहां सपने ले चले नाव वहां चले। क्या बात है जी। बचपन में हम कागज से नाव बनाकर नदी या बरसात के पानी में चलाते थे, जो अभी याद आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि अब बच्चे चला पाते हैं क्या नाव? क्योंकि वो तो छूट जाता है, उनका इतना सुनहरा सा एक कह सकते हैं कि ख्वाब है, क्या है, वो सब छूट जाता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज की नाव बनाता है बचपन, बचपन की यादें ताज़ा करती कागज की नाव है। कागज की नाव कभी पार नहीं पाती, डूब जाती अक्सर बीच में। हाँ, मैंने भी कागज की नाव बनाई थी बचपन में, अब वो बातें, अब वो यादें खो गई हैं। आज का बचपन जुदा जुदा सा हो गया। शायद आज के बचपन को कागज की नाव का इतिहास भी मालूम नहीं होगा और भूगोल भी मालूम नहीं होगा। जब बरसात के दिनों में पानी गिरता था तो बहते पानी में कागज की नाव भी बहा करती थी। बहुत भाई देखो, ऐसा है ना कि हाँ, धन्यवाद इनको दे दूं, बहुत अच्छा लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सभी जिन्होंने लिखा है, जब जिन श्रोताओं ने लिखकर भेजा है और जिन्होंने केवल चित्र भेजा है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने लिखकर
भेजा है, लेकिन बहा कर क्यों ले गई है? हम फिर से उसी तरंग में चलते हैं, उसी में फिर से बहते हैं, उन्हीं लहरों पर फिर से मजा लेते हैं। याद करिए आप, जब कि हमें बनाना नहीं आता था, कुछ लोगों को बनाना भी नहीं आता था, ऐसा नहीं था कि सब बहुत अच्छी बना लें, और कुछ बहुत बारीकी उसकी समझते थे और इतनी खूबसूरती से बनाते थे कि उनकी तो नाव कभी टेढ़ी होती थी, ना कभी उसमें पानी भरता था। लेकिन कभी कभी जब गड़बड़ होता था, ये भी बड़ी भारी तकनीक थी, या कहना चाहिए एक तरीके की कुशलता थी, तो जिसकी जरा भी गड़बड़ होता था तो उसमें पानी भर जाता था, फिर बड़ा अफसोस होता था, है ना? जी। और बच्चे जो है वो कोई कहता भाई, कभी उनकी जो नाव थी वो कभी टेढ़ी मेढ़ी बन जाए, कोई कहता था कि कागज शायद हल्का था इस वजह से डूब गई, क्योंकि अपना अपना सब लोग सोचते थे कि भाई किस तरह से हमारी नाव सबसे अच्छी बने, जिसमें कि अगर 10 बच्चे नाव को चला रहे हैं तो अगले की भले डूब जाए तो चलेगा, लेकिन हमारी नाव जो है वो नहीं जानी चाहिए। तो यही शायद बच्चे सोचते होंगे। तो टेढ़ी मेढ़ी भी बन जाती थी, कभी लगता था कि भाई कागज जो है उसमें कुछ हल्का पना था, या कोई कहता था कि नाव ऐसी बनी शायद कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है तो झेल नहीं सकी होगी, और कोई कोई तो ऐसा भी सोचता था कि शायद भाई हमारी नाव में छेद हो गया, इस वजह से हमारी नाव जो थी वो डूब गई। कोई कहता कि शायद देखो आगे पत्थर था, उससे टकरा गई, तो इसीलिए तो हम खुली साफ जगह और लंबी जगह ढूंढते थे जहां पर के दूर तक जा सके ये नाव, है ना, ताकि कोई नाव बीच में ना आए, कोई तिनका तक बीच में ना आए, ताकि ये बिल्कुल आराम से आगे बढ़ती रहे। अच्छा, एक चीज और होती थी रेणु जी कि जब हम लोग नाव चलाते थे तो उसमें कुछ कुछ चीजें जब रखा करते थे, जैसे फूल रख लिए, छोटी छोटी सी डंडियां रख लिए, तो इस बात का भी ध्यान दिया करते थे कि भाई इसमें कुछ ज्यादा भारी सी चीज न पड़ जाए जिससे ये डूब ना जाए, तो बड़ी हल्की हल्की पत्तियां वत्तियां रखा करते थे। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल यही होता था, जिसको जैसे भी बनाना आता था वैसे बनाता था और तैराता था पानी में। और इसके साथ साथ जैसे तुमने कहा ना कि ये सब चीज़ें रख के उसकी खूबसूरती भी बढ़ाई जाती थी, और एक कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से ही सीखते हैं। बड़ों के संग जैसे गंगा पूजने कभी गए तो उसमें देखा कि हाँ पूजा आदि का सामान है, खुद नहीं बैठ सकते लेकिन चलो पूजा का सामान रख दो या सजावट का कोई सामान रख दो, तो कुछ इसी तरह से होता था। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, दिल में एक उमंग बढ़ाती हैं। और क्या बसा है कागज की नाव में जो नदी में डूब जाती है, लेकिन हमारे दिलों के समंदर में कभी नहीं डूबती, हिलोरें लेती रहती है, खुशियां जगाती रहती है, उम्मीदें जगाती रहती है, हौसला बढ़ाती रहती है, आगे बढ़ना सिखाती है जी, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि कागज वही, बारिश वही, लेकिन जज्बात कहीं नहीं। बचपन तो आता है सबके पास, पर बचपन में वो पहले सा बचपना नहीं। भावविहीन बच्चों के पास कागज तो है, पर पहली सी कागज की नाव नहीं। ऐसा बड़ा क्या कहना चाहिए जी, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं? जी बिल्कुल हैं, बचपन की नाव के लिए बिल्कुल। ढूंढती फिर रही बारिश का पानी, वो बचपन की हंसी, वो बच्चों की कहानी, वो पन्नों को मोड़कर आपस में उन्हें जोड़कर मैं होती थी तैयार, रहती बिन पतवार चलती ऐसे इठलाकर जैसे चिड़िया उड़े पंख पसार, हिचकोरे खाकर आगे बढ़ती। अब न वो बारिश का पानी, न बची अब मेरी कहानी, मैं कागज की नाव ढूंढती फिर रही बारिश का पानी। नहीं ऐसा मत करिए आप, क्यों नहीं बची है जी। कहानी को फिर से शुरू किया जा सकता है, वो तो एक कॉमा था ऐसा मानिए, या यूं कहें कि अगर आपने अंग्रेजी वाला बिंदु लगाया था तो कई कई बिंदी 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 करके आगे बात बन सकती है। पूर्ण विराम नहीं था, वो अर्ध विराम मान सकते हैं, है ना जी। और ऐसा ना कि बचपन की यादों के बारे में हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, कागज की नाव बनाता बचपन है, कागज की नाव बनाता बचपन है, बचपन की यादें ताज़ा करती कागज की नाव है, कागज की नाव कभी पार नहीं पाती, डूब जाती अक्सर बीच में। हाँ मैंने भी कागज की नाव बनाई थी बचपन में, अब वो बातें वो यादें खो गई हैं, आज का बचपन जुदा जुदा सा हो गया है, शायद आज के बचपन को कागज की नाव का इतिहास भी मालूम नहीं होगा और भूगोल भी नहीं मालूम होगा। तो सबने लगभग वही दर्द वही दुख लिख कर भेजा है ना। जी जी, कहीं कहीं उनको याद आती है कागज की नाव वो शायद इस वजह से भी, क्योंकि आजकल जो जगहें होती हैं शायद बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स है ये वो, तो वहाँ पार्क तो बना दिए जाते हैं, लेकिन जो खुले मैदान हुआ करते थे जहाँ कहीं ना कहीं किसी छोटे मोटे पत्थर से लड़कर एक छोटा सा झरना बहा करता था, उसकी यादें और उसके साथ बिताए हुए पल, उस पर चलाई हुई कागज की नाव, वो बड़ी ही अलग होती थी। चली गई वही कहीं चली गई, तो फिर भी वही याद कर रहे हैं जी बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं। और हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन जो बात हम लोग अब हमारा एक और विषय है नेल आर्ट, बड़ा अनोखा सा है। नेल आर्ट की अपनी एक दुनिया है, बहुत देखने के लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है और बड़ी ऐसी
बेकार से ये कहना चाहिए जब तक काट देते हैं हम लोग इसको जी, लेकिन उसमें बहुत सारी कह सकते हैं पूरी प्रकृति समाई है, पूरी दुनिया समाई है उसमें। इतना सजा सजा कर हमने भी उसको भी कितना महत्वपूर्ण बना दिया है ना। इसको डॉटिंग टूल्स चाहिए इसके लिए, मतलब बहुत तरीके से सजाते हैं और इसमें बहुत सारे टूल्स भी लगते हैं। अब आप सोचेंगे कहने के लिए तो ये क्या कहना चाहिए 1 इंच का भी नहीं होता है, हाँ है ना नाखून, लेकिन इसमें डॉटिंग टूल्स मतलब टचनी, क्लिप इत्यादि चाहिए होगा, वही टॉप कोट, बेस कोट चाहिए, जल्दी सूखने वाला हो तो ज्यादा अच्छी डिजाइन बनती है। टूथपिक चाहिए, कैंची, कॉटन, नेल पेंट रिमूवर तो सब जानते हैं, चिमटी, फाइलर्स, ये सब भी चाहिए नाखून को सुंदर बनाने के लिए। हाँ, अलग अलग तरह के जो नेल पॉलिश होते हैं, रंग होते हैं, तो उनसे आप सजा सकते हैं। और नेल आर्ट ऐसे कहते हैं कि ये बड़ी एक खूबसूरत कलाकृति है, तो इसे फुलकारी भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी फूल पत्तियां बनाई जाती हैं, टहनियां हैं और कई चीज़ों को इसमें डिज़ाइन किया जाता है। तो सुंदर तो है ही साथ साथ, लेकिन एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि इसमें ये जब हम बनाते हैं तो इससे जो हमारे स्किन होती है, यानी कि जो हाथ के आसपास की होती है, नाखूनों के आसपास की होती है, तो उसमें थोड़ा सा कुछ लचीलापन सा या कुछ नर्म पना आ जाता है। तो इसको आप देख लें कि आपके हाथ को कितना ये असर करती है, उसके बाद ही बनाएं। तो अगर चाहें तो फिर अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बड़े ही पुराने समय से ये नेल आर्ट चलती चली आ रही है, बहुत पुराना है इसका इतिहास। मिस्र, जहां महिलाएं मेहंदी के साथ साथ रंग भी लगाती थीं, और नाखूनों पर भी रंग लगाने का प्रचलन शुरू हो गया। और हमें लगता है कहीं ना कहीं मेहंदी जब हम नाखून में लगाते हैं उसमें जो रंग लगा रह जाता है, इसी से शायद कुछ विचार आया होगा और सोचा होगा कि ये भी कल्पना है, इसको करा जा सकता है। पहले तो जाहिर है कि हर चीज़ उच्च वर्ग से ही ताल्लुक रखने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसे चाहिए, समय चाहिए, गहरे, चमकीले। और फिर जो थोड़े कम आय वर्ग के जो लोग होते हैं, महिलाएं थी, उन्होंने मध्यम रंगों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और पुरुष भी नाखूनों में रंग लगाया करते थे, लेकिन पुरुषों के लिए खास रंग होते थे, काले और हरे रंग ही लगाते थे। और प्राचीन मिस्र में रंग व्यक्तित्व की पहचान भी होती थी। जी, और कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि चीन में नेल पॉलिश की शुरुआत सबसे पहले हुई, और मोम, अंडे का यानी कि सफेद भाग, जिलेटिन और सब्जियों के रंग, इन सब का उपयोग होता था। और 600 ईसा पूर्व में भी चाउ वंश के लोग भी रंग लगाते थे और नेल पॉलिश लगाते थे। तो सोचिए कि कितना पुराना इतिहास है इसका। और रंग जो होता था तब एक रंग होता था, अब तो देखिए कि कितने सारे रंग आ गए हैं। और नेल आर्ट में जब अलग अलग तरह के डिजाइन्स की जरूरत पड़ती है तो फिर अलग अलग तरह के रंगों की भी, नेल पॉलिश की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और सबसे पहले नाखूनों की सफाई की जाती है, उन्हें अच्छा सा आकार दिया जाता है और उनकी चमक पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रफ होते जा रहे हैं और आप उन्हें सजाते जा रहे हैं। नींबू, मीठा सोडा, इन सब से आप साफ कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय, ये सब तो अलग से बात है, हमारी बहनें जानती हैं, नहीं जानती हैं तो उसका अलग से आप थोड़ा देख लीजिए, है ना। और जैसा आप शेप चाहती हैं वो दे दें। उसके पहले उसमें प्राइमर लगाएं, फिर सूखने पर बेस कोट लगाया जाता है। इससे हमारे नाखून सुरक्षित रहते हैं जी। और उसमें जो पीलापन आता है नेल पॉलिश हटाने के बाद, वो नहीं आता है। फिर इस पर बेस कोट की एक परत सूखने के बाद दूसरी कोट लगा देते हैं तो अच्छा लगता है। फिर इसको सूखने दें, फिर जो डिजाइन है वो लगाई जाती है, हाँ, ताकि बेस कोट थोड़ा सा गहरा हो जाए। और अलग अलग प्रकार के ब्रश भी आते हैं, कुछ तो घर में भी होते हैं जो लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में बाजार में भी जो ब्रश वगैरह होते हैं खास इसी के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। और जो लोग सजाते हैं नाखून को, वो अलग अलग रंग के जो स्टोन आते हैं या चमकीले भी रहते हैं, ग्लिटर होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। और जितने भी डिजाइन्स आप बनाना चाहते हैं, वो डिजाइन को बनाने के बाद उसके ऊपर सूखने के बाद एक शाइनर यानी कि एक हल्का कोट लगा सकते हैं, जिससे कि उसमें फिनिशिंग कहते हैं कि आ जाए, अच्छा साफ सुथरा सा दिखे। क्या बात है, मतलब यानी कि वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकने सा लगता है, चमकने लगे। तो अब डिजाइन की बात करते हैं। उसमें अलग अलग तरह की डिजाइन होती है। आपने अक्सर देखा होगा धारियां होती हैं, कभी फूल पत्तियां होती हैं, तो कभी कभी हम अगर बात शुरू करें तो पोल्का डॉट बनाया जाता है। जैसे ये हर तरह की ड्रेस पर जच जाता है और इसके लिए नाखूनों पर किसी भी शेड का आप जो क्लीनर बेस कोट लगाएं, फिर अलग अलग नेल पेंट लें और पॉइंट वाली चीज़ से नाखूनों पर डॉट्स बना सकती हैं, यानी बिंदियां बना सकती हैं। और फिर जैसे तुमने बताया कि टॉप कोट से फिनिशिंग कर दें। और ये काम जो है डॉट बनाने का टूथपिक से कर सकते हैं, बेबी पिक से कर सकते हैं, और वाइट नेल पेंट ले सकते हैं, और आधे नाखून में भी पोल्का डॉट बना सकते हैं जी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको लंबवत या आड़ा आड़ा या तिरछा
लंबा कितने तरह से बना सकती हैं। हाँ। है ना, नाखूनों को आप लंबाई में 2 हिस्सों में काट मतलब बना सकते हैं, बांट सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं। और उसके बाद एक हिस्से को आप पोल्का डॉट बना दें, एक को सादा रहने दें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जी, और मिक्स और मैच नेल आर्ट भी होती है। इसमें अलग अलग रंग आप ले सकते हैं और उसके बाद अलग अलग नाखूनों पर अलग अलग डिजाइन बनती है, यानी कि एक नाखून में अलग रहेगी और दूसरे नाखून में अलग रहेगी। तो किसी में ज्यामितीय आकार भी हो सकता है, किसी में चेक्स भी लड़कियां बनाती हैं और किसी में ग्लिटर बना देती हैं, किसी में एक तितली के तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि तितली का पंख के बीच में कुछ अलग डिजाइन होती है और फिर उसके किनारे किनारे में कुछ अलग, और बीच में जो होता है बड़ा ट्रांसपेरेंट सा होता है, यानी कि वो झलकता है आर पार। तो उस तरह की भी डिजाइन आती है। और नाखून पर जो ट्रांसपेरेंट प्राइमर होता है उसको अगर इस तितली वाला बनाना है तो ट्रांसपेरेंट प्राइमर को पहले आप लगा लें और उसके बाद काले रंग से सभी तरफ जो पिरामिड होता है, मतलब जैसे फूल की हम लोग पत्तियां बनाते हैं तो उसके साइड में किस तरह से हाथ फेरते हैं, तो उसी तरह से आपको थोड़ा ऊपर की तरफ वो रंग ले जाना है और बीच में मिला करके, यानी कि बीच बीच की जगहों को छोड़ दीजिए और बाकी जगहों को आप ले करके ऊपर मिला करके पॉइंट पे और फिर वहां पर एक ग्लिटर वगैरह लगा सकते हैं, तो तितली की तरह का वो बन जाएगा नाखून। क्या बात है, बिल्कुल अलग तरीके का होगा। और ऐसे ही ग्लिटरी नेल आर्ट भी होती है। इसकी खासियत ये है कि इसे बनाना बहुत आसान है। ये नाखूनों को बहुत बोल्ड लुक देता है और इसके लिए आप अपना पसंदीदा शेड नाखून पर लगा लीजिए और बड़ी सफाई से स्पंज को ग्लिटर में भिगोकर अपने नाखूनों पर लगा दीजिए। ये तैयार आता है जी, और इसे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, और उसके बाद सूख जाए तब उसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट एक कोट लगा दीजिएगा, तो फिर वैसे ही जैसे चमक उसमें आ जाएगी। और एनिमल नेल आर्ट भी बहुत चली हुई है जिसमें कि अलग अलग जैसे हाँ तो वो बहुत है। और चीता प्रिंट जो है, तेंदुआ प्रिंट, ये सब बहुत ज्यादा चला हुआ है जी। तो उंगली पर आप इसे भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आप कह सकते हैं ना तेंदुआ प्रिंट का कपड़ा पहन रही हैं तो वैसे ही आप अपने नाखूनों को भी कलर कर लीजिए। जी जी, है ना? हाँ। और फिर वो जो एक्वेरियल नेल आर्ट होती है, यानी कि अगर आप चाहें एक्वेरियम को महसूस करना तो जी, मछलियों की दुनिया में, समंदर की दुनिया में अगर जाना चाहें, मन करे तो इस तरह की नेल आर्ट आप लगा नाखूनों पर लेकर घूम सकते हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पहले अगर इसमें ब्लू क्रिस्टल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा है। और इसी तरह की हल्की नेल पॉलिश जो है उसको लगा करके आप इसमें कुछ प्लम के रंग का, कुछ भूरा कॉफी या कुछ जो आपके नाखूनों से मिलता जुलता रंग होता है उसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। और उसके बाद इस पर जो आपको बनाना है, जो भी स्पंज की मदद से आप बना सकते हैं, चाहे तो आप इसमें फ्लोरल ड्रीम वगैरह है या जो पेस्टल वगैरह, गुलाबी वगैरह रंग आता है, उससे भी लेकर के आप बना सकते हैं। हाँ। क्या बात है। ऐसे ही फ्लोरल नेल आर्ट, फूल, पत्तियां इसमें बनाया जा सकता है। हल्के रंग का आप अपने उसमें नाखून पर पेंट लगा लें, फिर थोड़े या पूरे नाखूनों पर भी आप आर्ट बना सकती हैं, चाहे तो केवल पत्तियां बनाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आपकी इसमें रचनाशीलता दिखाई देगी। नेल पेंट या कोट लगाने के बाद पहले ब्रश से सफ़ेद नेल पेंट से सुंदर फूल बना सकते हैं और बीच बीच में पीले रंग के डॉट्स बना दें। सूखने के बाद एक फाइनल, जैसा हम सभी पे कह रहे हैं कि आप शाइनर लगा देंगे तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। हाँ। और फूल पत्तियां तो आप आजाद है, जो मर्जी है वो बनाइए। शाइनर से थोड़ा टिकाऊ भी हो जाएगा। जी हाँ। और लाल रेत जैसी भी एक नेल आर्ट आप बना सकते हैं। इसके लिए वो आपको लाल रंग का अगर मैट नेल पेंट होता है वो अगर लें तो बहुत अच्छा है, और इसको बनाना बड़ा आसान होता है। तो आप इस तरह का मैट नेल पेंट जो है उसे लगाएं और उसके बाद स्पंज से ग्लिटर उस पर चिपका दें। तो कुछ मैट वाला, यानी कि जो ग्लिटरी ना हो, जो चमकदार नहीं हो, जो सिंपल सादा सादा आता है, जो चमकता नहीं है, बिल्कुल नहीं जी, बालू की तरह से। जी। और साथ ही जैसे धारी वाली नेल आर्ट होती है तो वो भी अलग अलग तरह की होती है कि आप उसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कि फंकी डिजाइन कहते हैं कि बन जाएगी अलग अलग तरह की। जी हाँ, धारियां भी आप चाहें तो चौड़ी मोटी भी कर सकते हैं, पतली भी लगा सकते हैं। 2 आपने पतली लगाई, 1 चौड़ी लगा दी, ये आपके ऊपर निर्भर करता है जी। और 7 रंगों का भी बना सकते हैं। यानी इंद्रधनुष भी आप अपने नाखूनों पर बना सकते हैं जी। थोड़ा सा रंगों का ध्यान रखना होगा आपको।
फिर तो सुंदर तो लगता ही है हमेशा सतरंगी नाखून जी। और मार्बल नेल्स और वाटर मार्बल नेल आर्ट, पहले सफ़ेद जेल पॉलिश जो होता है वो नेल पर लगा दिया जाता है, नाखून पर, और फिर उसका 2 कोट करते हैं, फिर टॉप कोट भी लगाएं और उसे सील करें, सुखाना नहीं है। अब थोड़ा काला जेल नेल पॉलिश लेकर पतले ब्रश से मार्बल की तरह लाइन बनाएं, और किसी भी तरफ से आप बना सकते हैं, किसी भी एंगल से, क्योंकि मार्बल पे तो आप देखते हैं कि वैसे ही डिज़ाइन जो होती हैं कुछ उसमें भी तारतम्य नहीं होता है, आप रैंडम बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि जेल पॉलिश जो है अब मिटती रहेगी, यानी फेड होती रहेगी, और फिर 1 मिनट तक रखेंगे तो ग्लिटर से हाईलाइट कर सकते हैं, और सूखने पर जो हमने बार बार कह रहे हैं कि लाइट कलर के कोट आप लगा सकते हैं टॉप पे। और इसी तरह से न्यूज़पेपर प्रिंट नेल आर्ट, जो ये बड़ा खास है। जी। तो आपके नाखून है उसको पहले आप लाइट कलर पेंट से पॉलिश करें, और उसके बाद फिर जो ग्रे कलर है वो भी आप ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नाखूनों से अगर मिलता जुलता कलर या फिर न्यूज़पेपर का जो कलर है वो आप ले सकते हैं हल्का, और पेंट करने के बाद उसको पहले सूखने दें, और फिर रबिंग अल्कोहल यानी कि स्प्रिट जो होता है उसमें आप अपने नाखूनों को 5 से 10 सेकेंड के लिए उसको डिप कर दीजिए, डुबा दीजिए, और फिर प्रिंटेड न्यूज़पेपर एक तरफ से नेल पॉलिश के ऊपर चिपकाकर थोड़ा सा प्रेस कीजिए। तो 20 सेकेंड तक अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर में जो छपाई थी वो नाखून में भी वैसी छपाई हो गई है। तो फिर किनारियां अगर आप खराब हो गई हैं नाखूनों के किनारे, तो फिर आप उसको थिनर से साफ कर लीजिए। यानी रिमूवर आता है जो साफ करने वाला था, उससे आप साफ कर लें या थिनर से कर लें। वैसे न्यूज़पेपर प्रिंट नेल जो आर्ट है, तुमने कहा संगीता कि आप अपने हाथ पर ऐसा करें, क्या ये दूसरे के हाथ पे नहीं लगा सकते? नहीं, बिल्कुल दूसरे के हाथ पे ही लगाता है। जी, अपने हाथ पे भी लगा सकते हैं, दूसरों के हाथ पे भी। वैसे सबसे आसान यही वाला था, पता है, बहुत अच्छा है ये। न्यूज़पेपर वाला जरूर करना चाहिए, आप जरूर करिएगा सखियों। पोल्का डॉट्स वाला भी आसान, पोल्का डॉट वाला भी आसान, हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बत्तियां हमारे जो साथियों ने लिखकर भेजी हैं वो आती जा रही हैं। आपने लिखा है कि मुझे अभी भी याद है मैंने डबल नाव बनाना सीखी थी, जो मुझे इतनी पसंद थी कि मैंने उसका एक बनाया हुआ मॉडल अभी तक संभाल कर रखा है। सच में कागज की नाव का वो पल अनमोल थे बिल्कुल। डबल कैसे, मुझे नहीं होगी कुछ डबल, वैसे मुझे भी याद है संगीता, याद है हमें कि हम लोग ऐसे बनती थी कुछ कि वो दाहिनी और बाईं तरफ से उसमें ऐसे छतरी जैसा बन जाता था उसी में मोड़ के। अच्छा, मतलब एक में 2 नाव नहीं, ये इनकी तो मतलब ये है कि डबल होगी, लेकिन हम लोग जैसे बनाते थे तो उसमें दाहिनी और बाईं तरफ जहाँ जो चप्पू चलाने वाले बैठते हैं वहां पर ऐसे उठ सा जाता था, छतरी सी आ जाती थी, वो कवर सा हो जाता था। जी। तो मतलब ऐसा लगता था कि बारिश में इसमें जो बैठेगा वो बचा रहेगा, भीगेगा नहीं। हाँ, तो लेकिन वो पूरी नहीं ढकती थी, लेकिन आधी इधर से और आधी उस तरफ से, दोनों कोनों की तरफ वो थोड़ी सी ढक जाती थी, यानी एक तिकोना सा उस पे आ जाता था ऐसे कागज। तो ऐसे कागज की तो अपनी अलग ही महिमा है, कितनी चीजें हम लोग बनाते थे। फूल बनाते थे, बॉल बनाते थे, डंडी बनती थी, कुत्ता बनाते थे, मतलब बहुत सारी चीजें, डिब्बे बनाए जाते थे ना। और एक कागज की नाव में एक चीज और होती थी कि वो जब हम लोग पेपर या जो कागज लेते थे उसका जो आकार प्रकार था वो बड़ा निश्चित हुआ करता था। बिल्कुल, अरे तो निश्चित तो चाहिए ना जी, अगर जरा भी बड़ा छोटा हो गया या कड़ा हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो फिर वो बड़ी गड़बड़ा जाती थी। तो उसके लिए बड़ा सधा हुआ पेपर होता था, और उसकी कॉपियां भी हम लोग बड़े संभाल के रखा करते थे कि मतलब लिखी हुई हैं तो उनको रखना है, और बारिश का समय आएगा तो फिर इससे नाव बनानी है। जी हाँ, और ये वाला कागज है तो अच्छा रहेगा, तो इससे ज्यादा दूर तक और देर तक चलेगी नाव। बारिश थोड़ा बहुत होगा भी तो बचा लेगी, झेल लेगी, है ना, झेल लेगी। तो ये फिर बहाना नहीं चलेगा कि हमारी जो कागज की जो नाव है उसका कागज थोड़ा कमजोर था इसलिए डूब गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, वाकई ध्यान तो रखना पड़ता है, हर एक चीज कला है। इसी कागज की चीजों से बनी हुई कलाकृतियों को ओरिगेमी कहते हैं ना, बिना काटे हुए जो तरह तरह की कलाकृतियां बनाई जाती हैं वो अपने आप में कला होती है। लेकिन फिलहाल जो है ना, व्यंजन जो है वो अपने आप में कला है। और हम आज क्या बताने वाले हैं? जी, आज हमने 3-4 चीजें रखी हैं, अब देखते हैं समय के हिसाब से कितना हम शुरुआत करें। जी, स्टफ मूंग दाल डोसा ये बना सकते हैं, तो बड़ा ही ये मतलब कहते हैं कि सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। और इसमें जो दाल इस्तेमाल होने वाली है, वैसे तो जो डोसा बनाते हैं वो छिली हुई दाल, छिलके उतारी हुई दाल के भी बनाते हैं, लेकिन ये छिलके वाली दाल आपको लेनी है। और 1 कटोरी साबुत मूंग दाल रात भर भिगो कर रख दें आप, तो बहुत अच्छा है। और 2 हरी मिर्च, 7-8 करी पत्ता, नमक
आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च, धनिया थोड़ा सा और जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नारियल का भूरा ताज़ा भी घिसा हुआ ले सकते हैं। ग्रेट किया हुआ चीज़ थोड़ा सा रहना चाहिए और थोड़ा कटा हुआ प्याज, हरी धनिया कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। अगर आपको पसंद है तो आप उसमें डाल सकते हैं। अब ये जो दाल हमने भिगाई है उसको मिक्सर में डालें, साथ ही साथ इसमें आधी कटोरी पानी, क्योंकि थोड़ा पानी डालना भी ज़रूरी है। अदरक का 1 इंच टुकड़ा और हरी मिर्च, करी पत्ता जो भी आपने लिया है, इन सारी चीज़ों को पीस कर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और इसमें फिर नमक मिला लीजिए, काली मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ग्रेट किया हुआ नारियल और सभी चीज़ों को मिलाकर, ज़्यादा अगर आपको गाढ़ा लगता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। और नॉन स्टिक तवे पर डोसा अगर बनाएंगे तो वो चिपकेगा भी नहीं, वैसे जैसा आपको तवा लेना है। और इसका बैटर 1 चम्मच आप डालें उसमें, जो घोल आपने बनाया है, और बहुत ज़्यादा पतला न रहे, थोड़ा सा ठीक ठाक रहे जिसमें कि वो फैल सके। और इसमें फाइबर भी होता है तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा बनेगा, एकदम पतला जैसे डोसा बनता है वैसा नहीं बनेगा। और तवे पर लगाने के बाद उस पर बटर और घी थोड़ा सा लगा दें, जो भी ऑयल आपको खाना है हल्का लगा दें। उसके बाद उसको उलट पलट दें, दोनों तरफ से सेक लें और जो दूसरी तरफ है उस तरफ थोड़ा सा ग्रेट की हुई चीज़ उस पर फैला दें और टमाटर जो आपने कटा हुआ रखा है वो, और थोड़ी सी 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये आप डाल करके उसके बाद जब सेक जाए तो आप उसको फोल्ड करके मोड़ करके फिर उठा लें तो बहुत अच्छा सा बन जाएगा। अच्छा सा बनेगा ना। तो इसकी चटनी तुम बताना, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा और इसकी थोड़ी सी चीज इसमें जोड़कर इसके विविध स्वरूप बता सकते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो छोटे छोटे प्याज, छोटे छोटे टमाटर काट के बिल्कुल चौकोर छोटा छोटा बारीक, और थोड़े बड़े पनीर के टुकड़े काट कर अलग रख लें। और इसमें डोसे में जैसे जो फिलिंग करते हैं हम आलू की, वैसे इसको उसमें भर सकते हैं और उसमें कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा काली मिर्च ऊपर से आप बुरकते हैं बस। तो उसके पहले जो तुमने पहले बताया ना कि हम थोड़ी चीज़ ग्रेट करके लगा दें और ये सब करें, तो अगर आपको बहुत ही पौष्टिक खाना है तो चीज़ की जगह पर हम ये चीज़ें भर सकते हैं उसमें, भरावन और प्याज, गाजर भी आप डाल सकते हैं उसमें। जो भी सलाद की चीजें हैं वो डालकर और उसको डोसे की तरह भी खा सकते हैं। और चटनी बताएंगे अभी संगीता, लेकिन उसके पहले एक और वेरिएशन बता सकते हैं कि अगर बच्चों को खिलाना है और आप चाहती हैं कि बैटर थोड़ा कम है, कम क्या, अगर जितना भी है तो उसमें भी आप ऐसा करें कि इसके साथ साथ ब्रेड ले लें, ब्राउन ब्रेड या जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, सफ़ेद वाली या भूरी वाली, वो लेकर एक कटोरी लेकर उसको गोल गोल काट लें, यानी चारों तरफ का जो कोना है वो निकाल देंगे तो गोल हो जाएगी। तो कटोरी से उसको काट लें ब्रेड को और फिर इस बैटर में उसको डुबो दें ब्रेड को और दोनों तरफ लपेट के अच्छी तरीके से ये मूंग की दाल का जो बैटर हमने बनाया है और उसको तवे पर डाल लें। तो उसके बाद आपने जब तवे पर डाल दिया तो एक हिस्सा तो तवे की ओर है, दूसरा ऊपर है, तो उसके ऊपर छोटे छोटा बारीक प्याज, शिमला मिर्च बहुत छोटे छोटे कटे हुए और छोटे छोटे गाजर के टुकड़े, ये सब उस पर चिपका देंगी और दोनों तरफ से सेक लीजिए। और ये छोटा छोटा बड़ा प्यारा सा कॉइन उत्तपम जैसा कह लीजिए, इसको समझ में नहीं आता कि क्या है और बड़ा स्वादिष्ट लगता है जी। उसके बाद टमाटो सॉस वगैरह से, चटनी वगैरह से, टोमेटो सॉस के संग भी खा सकते हैं, डोसे वाली चटनी के संग भी खा सकते हैं और मूंगफली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। वो बताओ। लेकिन इसके लिए मूंगफली का छिलका निकाल कर जो मूंगफली आपको लेनी है और उसको भून लेना है, यानी कि भुनी हुई रोस्टेड होनी चाहिए। और अगर आप मूंगफली ले रहे हैं तो आधी कप ले लें भुनी हुई मूंगफली, अदरक आधी इंच, हरी मिर्च जितना आप पसंद करते हैं 2, 3, 1 जो भी है, जीरा 1.5 छोटा चम्मच और नमक, जीरा आधा चम्मच लें और नमक आधा छोटा चम्मच, ये सब छोटे चम्मच से नाप कर लेना है। नींबू का रस 1 चम्मच ले लें और 1 छोटा चम्मच घी या जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं, और हींग 1/4 चम्मच छोटे वाले चम्मच में एक थोड़ा सा ले लें, और राई आधा छोटा चम्मच, करी पत्ता 5 से 7 ले सकते हैं, और राई जो है वो भी आप आधा छोटा चम्मच ले लीजिए। अच्छा। अब ये सारी चीजें जो है मूंगफली को निकाल कर, मतलब जो भुनी हुई मूंगफली,
उसको चाहे तो आप कढ़ाई में सूखा भी भून सकते हो, नहीं तो जैसे हम लोग सैंडविच मेकर होता है, टोस्टर होता है, उसमें अगर आपने सैंडविच बनाई है निकाल लिए तो उसमें भी रख के आप आराम से रोस्ट कर सकते हैं मूंगफली को। तो छिलका इसका निकाल लें और इसमें अदरक, मिर्च और जीरा और नमक और नींबू का रस, ये सारी चीजें, नींबू का रस अगर नहीं है तो इमली की खटाई भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, बस 1 ही चम्मच डालें, नहीं तो ज्यादा हो जाएगी। इमली की खटाई और 3 टेबल स्पून तक इसमें पानी डाल दें, या देख लें आप जितनी गाढ़ी आपको चाहिए, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से पीस लें। और अलग अब आपको छौंक के लिए एक पैन चढ़ाना है, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल दें, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं जैसा आप खाते हो, और गर्म होने के बाद उसमें आधी चम्मच राई डाल दें, 1/4 चम्मच उसमें हींग डाल दें, और राई को अच्छी तरह से सिकने दें, यानी कि फटने दें उसमें, और उसके बाद गैस को बंद कर दें। आप इसमें चाहते हैं तो 2 साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो सूखी वाली लाल मिर्च होती है, अगर पसंद है तो वो डालें, और उसके बाद इस छौंक को आप उसमें मिला दें, चटनी में मिला दें। क्या बात है। हाँ, तो बहुत अच्छी सी बन जाएगी। नारियल की भी ऐसी ही बनती है, बस थोड़ा सा असर अलग होता है। हाँ, वैसे नारियल की भी ऐसी ही बनती है, लेकिन इसमें भी अगर हम चाहें तो नींबू या इमली जैसे तुमने कहा, उसकी जगह हम दही भी मिलाकर इसको बना सकते हैं। जी, दही भी मिलाकर बना सकते हैं। तो मतलब फिर, लेकिन आप उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि खटाई तीनों में से एक ही प्रयोग में आपको लाना है, फिर नींबू या इमली नहीं पड़ेगी, उनकी जगह पे दही डालकर आप इसको बना सकते हैं। जी, बिल्कुल। और आपको भी पता है, ये मूंगफली की जगह अगर आपने नारियल डाल दिया तो डोसे वाली चटनी हो गई। लेकिन डोसे के साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। जी। तो भाई जब इस तरीके की चटनी बनी है तो इसी के संग नीर डोसा भी बता दें। हाँ, है ना, वो तो बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ा टेस्टी होता है। हाँ, 2 कप चावल कोई भी ले लें आप, हरा धनिया, आधा कप कटा हुआ ताज़ा नारियल, और जो काली परत हट चुकी हो जिसमें से, नमक, हरी मिर्च चाहिए बस। चावल को कम से कम 1 दिन पूरा भीगने दें, क्योंकि ज़्यादा समय लगता है इसको भीगने में, और इससे ज़्यादा भी अगर भीग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ध्यान रखें पानी बदल दें, नहीं तो उसमें महक आ जाएगी। और थोड़े थोड़े चावल को मिक्सर में डालकर पीसते रहें, और हरे मिर्च और नारियल के साथ पीसें। इस तरह से पूरे चावल को नारियल और मिर्च के साथ पीस लें, खूब बारीक लेकिन होना चाहिए। फिर इसमें नमक मिला देंगे जब आपको बनाना होगा, और कम से कम 4-5 कप पानी मिलाएं, जैसा कि नाम ही है नीर डोसा, यानी इसमें पानी बहुत होगा, और बिल्कुल पानी की तरह पतला होना चाहिए इसका बैटर। तो अब नॉन स्टिक तवे पर आप बना सकती हैं इसको, चाहे तो अगर आप अपने जो सामान्य जो इसमें पराठा बनाते हैं उस तवे पर अगर आपको बनाना है तो उससे पहले एक पराठा उस पर सेक लें, तो आप आराम से बना सकती हैं। फिर आप नहीं। हाँ, नहीं चिपकेगा, चाहे वो मूंग की दाल का डोसा हो या कोई भी चिल्ला हो, डोसा हो, आप आराम से बनाएं। या तवा गर्म हो जाए तो उस पर नमक रगड़ के नमक डाल दें, और खूब गर्म हो जाए तो किसी कपड़े से खूब अच्छे से रगड़ के और उसको हटा दें, तो फिर आपका डोसा उस पर चिपकेगा नहीं। और फिर इस तरह से नीर डोसा का जो बैटर है उसको तवे पर डाल के मीडियम फ्लेम से शुरू करें और फिर हाई कर दें। फिर उसमें तेल लगा देंगे और बड़े कलछुल से उसमें घोल डाल के और बिखरते हुए डालें, यानी कि फैलाते हुए डालेंगे, और बाएं हाथ से तवे को भी हिलाते रहेंगे ताकि घोल जो है वो फैलता रहे, एक जगह ना आ जाए। और इसके बाद फ्लेम को धीमा कर देंगे और उसके ऊपर से फिर आप घी या तेल जिस पे भी आप बनाना चाहती हैं ऊपर से भी डाल दें। 3-4 मिनट क्या में बस फट से पक जाता है, क्योंकि वो बहुत पतला होता है। और अगर चाहें तो आप ढक के भी पका सकती हैं, और नहीं तो आप खुला भी छोड़ सकती हैं। फिर उसको आप बस उलट दें, तैयार हो गया डोसा। हाँ। बहुत सॉफ्ट होता है, रुई की तरह होता है और बहुत अच्छा लगता है। जो अभी हमने मूंगफली की चटनी बताई उसमें या नारियल की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं। और अब क्या बताने जा रही हूँ? अब एक चुकंदर के कटलेट। ओह, क्या बात है। जी, बता दूं। जरूर। बीट रूट कटलेट भी इसे कहते हैं। तो एक बड़ा बीट रूट कद्दूकस किया हुआ ले लें, 2 उबले आलू और 1/3 कप यानी 1/3 हरी मटर, जिसको जैसा पसंद है, और ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट, भुना हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, मसाला सब पड़ेगा। जी, नमक, और उसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच मैदा भी आपके पास होना चाहिए, और 1.5 कप ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा तेल जो भी आपको खाना है। अब करना ये है, और लाल मिर्च या हरी मिर्च जो आप पसंद करते हैं। तो एक पैन में थोड़ा सा तेल डालिए, फिर प्याज कटा हुआ उसमें हल्का सा भून लीजिए गुलाबी होने तक। 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है आपके पास वो भी उसमें मिला दीजिए, फिर थोड़ा सा भून लीजिए। फिर 1/3 कप जितने या जो भी आपको अच्छा लगता है तो उतनी मटर आप उसमें डाल दीजिए। मटर ये देखिए कि ज़्यादा ना हो, नहीं तो वो फट सकते हैं कबाब। और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए जब मटर, थोड़ी मुलायम हो जाए,
तो उसके बाद एक बड़ा कद्दूकस किया हुआ जो चुकंदर आपने रखा हुआ है उसको उसमें डाल दें। 4-5 मिनट तक इसको पकाइए और उसके बाद जब इसकी नमी खत्म हो जाए तो 2 मीडियम साइज के आलू जो आपने रखे हैं मैश किए हुए उसमें मिला दीजिए, और नमक और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, जो मसाले हैं उन्हें आप मिला दें और फिर अच्छे से मिक्स कर लें, इसको पका लें। और 2 बड़े चम्मच मैदा, इसका पतला घोल बनाना है, और 1 कप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो अलग से रखें इनकी कोटिंग के लिए। और फिर मिक्सचर जो आपने तैयार किया हुआ है उससे गोले बनाएं, अच्छा सा हरा धनिया वगैरह डालकर उसे फिर तल सकते हैं जी। यानी कि जब आपने उसका गोल बना लिया उसके बाद घोल में उसको लपेट के ब्रेड क्रम्स लगा के तल देना होगा, कटलेट तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल समय समाप्त होता है तो हम अब सखियों से चाहते हैं इजाजत। रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।